हेलो एवरीवन, आई एम मैक सोनी। हम अपना चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी है, जिसमें येलो हाइलाइटर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो इजी क्वेश्चन है उनको, देन ब्लू हाइलाइटर जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बन चुके पास्ट ईयर क्वेश्चन से उन पर, और थर्ड हमारा जो ग्रीन हाईलाइट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस और ऐसे वर्ड्स जिनको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं पर वहीं से क्वेश्चन बन जाता है, और उन एक वर्ड्स की वजह से, वो जो एक वर्ड है उसकी वजह से ही हम लोग उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो इन पर अच्छे से आप लोग ध्यान देना। पहले हम लोग साइंटिस्ट अल्फोंसो कोटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्फोंसो कोटी इटालियन एनाटोमिस्ट थे जिनका बर्थ 1822 में हुआ था। कोटी ने अपना साइंटिफिक करियर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पर स्टडी करके स्टार्ट किया। बाद में इनका जो अटेंशन था वो मैमल्स के ऑडिटरी सिस्टम पर गया, और 1851 में इनका एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें इन्होंने कोक्लिया की बेसल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट जो हेयर सेल्स होती है जिनका काम होता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना, जिसको ऑर्गन ऑफ कोटी बोला जाता है, और 1888 में इनकी डेथ हो गई। अब हम लोग अपना चैप्टर ह्यूमन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। मेजर कंपोनेंट जो हम लोग फूड में लेते हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। कुछ क्वांटिटी में हमको विटामिन और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स ग्रोथ के लिए और टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए प्रोवाइड करवाता है। देन हम लोग जो वाटर कंज्यूम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेटेड होने से बचाता है। अब हम लोग जो फूड को कंज्यूम करते हैं वो उसमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको हमारी बॉडी उसी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती है। तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट डाइजेशन की डेफिनेशन निकल के आती है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू हमारा डाइजेशन होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना होता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग माउथ से होती है और एंड एनस पर होता है। माउथ ओपन होता है ओरल कैविटी या बकल कैविटी में। हमारी ओरल कैविटी में हमें बहुत सारे टीथ और मस्कुलर टंग देखने को मिलती है। तो हर एक हमारा जो दांत है वो गम्स में बने हुए सॉकेट में प्रेजेंट होता है। हर एक टीथ गम्स में बने हुए सॉकेट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को थिकोडोंट बोला जाता है। अब मेजोरिटी जो मैमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनमें उनके पूरे लाइफ स्पान में केवल 2 बार दांत आते हैं, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ जिनको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो दूध के दांत जो परमानेंट टीथ हैं उनसे रिप्लेस हो जाते हैं, और इस तरह के डेंटिशन को बोला जाता है डाइफायोडोंट। तो एक अडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं जो कि 4 टाइप के होते हैं। अब सारे टीथ हमारे डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब 4 टाइप के टीथ हैं। तो इस तरह के डेंटिशन को बोला जाता है हेट्रोडोंट। अब ये जो 4 तरह के टाइप है उसके नेम है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है, मतलब एक अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। इसका मतलब है कि हमारे मुंह का ऊपर वाला पार्ट और ये वाला साइड और ये वाला साइड, जब हम लोग हमारी ओरल कैविटी को देखते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम, इसमें आप लोग एक लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद देखो, फर्स्ट जो ये 2 टीथ हैं ये हमारे इंसाइजर, उसके बाद हमारा ये कैनाइन, देन हमारी ये जो 2 है 4 और 5 ये प्रीमोलर्स, 6, 7, 8 ये 3 मोलर्स। इस तरह से अरेंजमेंट है। स्माइल करके देखिए सब, प्लीज स्माइल। तो उसमें जब हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी तो आगे के फर्स्ट हमारे जो 2 टीथ हैं ये तो हमारे इंसाइजर, उसके बाद जो एक तिकोना सा टीथ होता है वो हमारा कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, देन मोलर्स।
तो अब आप लोग अच्छे से डेंटल फॉर्मूला समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हमें जो डेंटल फॉर्मूला दिया है 2123/2123 एक अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। अगर हमसे पूछा जाए चाइल्ड का, ह्यूमन चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला, तो वो होता है 2102/2102। इसका मतलब 2 तो उसमें एक इंसाइजर होंगे, एक केनाइन, प्रीमोलर 0 और 2 मोलर। वहीं पे जब हम लोग एक 17 ईयर ओल्ड ह्यूमन की बात करते हैं तो उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2122/2122, मतलब 2 इंसाइजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 2 मोलर। अब हम लोग टीथ में, हमारे जो दांत में जो वाइट कलर की लेयर है जिसकी वजह से हमारे टीथ वाइट दिखते हैं, उस लेयर का नाम होता है इनेमल, जो कि हार्डेस्ट लेयर होती है जो कि हमको फूड को च्विंग करने में, मतलब चबाने में हेल्प करती है। देन हम लोग अपनी ओरल कैविटी में जब ऊपर की सरफेस को बोला जाता है पैलेट, और पैलेट में हमको जो रफ आगे की तरफ कुछ रफ सा फील होता है तो वो है पैलेटाइन विलाई या पैलेटाइन रूगी उसको बोला जाता है, जो कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसको बाहर आने से रोकता है। और हमारी जो टंग होती है वो हमारे ओरल कैविटी का जो फर्श है, जो बेस है, उससे कनेक्टेड होती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है फ्रेन्यूलम। देन हमारी जो टंग है, टंग भी हमको रफ सरफेस फील होती है टंग पर भी, तो वो रफनेस होती है पेपिले की वजह से। और जो हमारी पेपिले है उसमें कुछ पेपिलेज में टेस्ट बर्ड्स होती है। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना, सारी की सारी पेपिले में टेस्ट बर्ड नहीं होती, कुछ ही पेपिले ऐसी होती जिनमें टेस्ट बर्ड होती हैं। तो हमारी जो ओरल कैविटी है वो आगे चल के ओपन होती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स फूड और एयर दोनों को पैसेज प्रोवाइड करता है, मतलब कॉमन पाथवे है फूड और एयर का कौन है, फेरिंग्स है। ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। देन हम लोग जब अपना मुंह खोल के देखें तो उसमें एक छोटा सा हमको स्ट्रक्चर दिखाई देता है घंटी की तरह का, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कि जब हम लोग खाना निगलते हैं तो हमारा विंड पाइप की जो ओपनिंग है जिसको ग्लोटिस बोला जाता है उसको ढक देता है, ताकि खाना जब हम निगल रहे हैं तो वो ईसोफेगस में ही जाए, ट्रेकिया में नहीं जाए। अब बात आती है ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस जो हमारी है वो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन और लॉन्ग ट्यूब है, जो कि पोस्टीरियर एक्सटेंड होती है पोस्टीरियर साइड में और पास होती है नेक, थोरेक्स, देन डायफ्राम में। डायफ्राम से ये होते हुए ओपन होती है जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक में। तो जो ईसोफेगस है जब वो स्टमक में ओपन होती है तो इसको रेगुलेट करता है एक मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसको बोला जाता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब हमारा जो स्टमक है वो एब्डोमेन कैविटी में अपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। हमारे स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट कार्डियक, जिसमें कि ईसोफेगस ओपन होता है, कार्डियक, देन फंडस, देन बॉडी, देन पायरोलिक। पायरोलिक रीजन जो है वो आगे ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड पोर्शन इलियम है, जो कि ओपन होता है आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हमारा जो डियोडेनम है, इसका शेप याद रखना है, डियोडेनम का शेप होता है सी शेप। तो वापस हम आते हैं अपनी लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे फिर से 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम हमारा एक ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है, जो कि ह्यूमन में वेस्टिजियल होता है। देन हमारा कोलोन फिर से 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कोलोन आगे रेक्टम, देन एनस से बाहर की तरफ खुलता है। अब एक बात और याद रखनी है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग जो हुई स्टमक की, तो स्टमक की ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी रेगुलेट होती है पायलोरिक
स्फिंक्टर के थ्रू। स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। तो एलिमेंट्री कैनाल्स हमारी ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल की वॉल 4 लेयर्स की बनी होती है, जिनके नेम है सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोजा एंड म्यूकोजा। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है जो कि थिन मेसोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। मेसोथीलियम मतलब होता है जो एकदम अंदर वाले ऑर्गन से उनकी एपिथीलियम, एपिथीलियम ऑफ विजरल ऑर्गन। देन हमारी मस्कुलरिस, ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की, यूजुअली अरेंज्ड होती है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में। कुछ जगहों पर ऑब्लिक मसल्स लेयर भी प्रेजेंट होती है। देन सबम्यूकोजल लेयर, ये बनी हुई होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की एंड कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। देन ये इंपॉर्टेंट लाइन हमको याद रखनी है कि ड्यूडेनम की जो सबम्यूकोजा है उसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। देन हमारी जो म्यूकोजा है वो सबसे अंदर वाली हमारी ल्यूमन की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और ये लेयर इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है जिनको रूगी बोला जाता है स्टमक में, और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाती है जिन्हें विलाई बोला जाता है। विलाई की सरफेस पर प्रेजेंट सेल्स से बहुत ज़्यादा नंबर में माइक्रो प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिनको माइक्रोविलाई बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रश बॉर्डर जैसा दिखता है। ये जो मॉडिफिकेशन है इसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। देन विलाई में कैपिलरीज का नेटवर्क फैला हुआ होता है और एक बड़ी लिम्फ वेसल्स होती है जिसे लैक्टियल बोला जाता है। म्यूकोजा की एपिथेलियम पर गॉबलेट सेल्स होती हैं जो ल्यूब्रिकेशन के लिए म्यूकस का सिक्रीशन करती है। म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, gastric glands and crypts in between the base of villi in the intestine, crypts of Lieberkühn। मतलब म्यूकोजा हमारा जो है वो स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स बनाता है जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और इंटेस्टाइन के जो विलाई है उनके बेसिस के बीच में क्रिप्ट्स, जिनको क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन बोला जाता है, ये भी बनाता है। All the 4 layers show modification in different parts of the alimentary canal। हमारी जितनी ये 4 लेयर्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट में मॉडिफिकेशन बताती है। तो अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियाज आते हैं। सलाइवा मेनली प्रोड्यूस होता है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जिनमें पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल एंड द सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड हमारी चिक में, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल लोअर जा, और सबलिंगुअल मतलब बिलो द टंग यहाँ प्रेजेंट होती है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, जो 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, ये बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं और सलाइवरी जूस को बकल कैविटी के अंदर सिक्रीट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लिवर। लिवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट एक अडल्ट ह्यूमन में 1.2 से 1.5 kg होता है। ये सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में और डायफ्राम के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें 2 लोब्स होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में नहीं दी है कि ये दोनों लोब्स सेम नहीं होते हैं। राइट लोब लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में 5 to 6 टाइम लार्जर होता है। देन हिपैटिक लोब्यूल हमारे लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिनके अंदर हिपैटिक सेल्स होती है जो कि कॉर्ड में अरेंज्ड होती है, और हर एक लोब पर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक थिन लेयर होती है जिसको ग्लिसन कैप्सूल बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हिपैटिक लोब्यूल की कवरिंग को क्या बोला जाता है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल बोला जाता है। हिपैटिक सेल्स से बाइल का सिक्रीशन होता है जो हिपैटिक डक्ट से होते हुए एक थिन मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट और स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं और लिवर की डक्ट जिसे हिपैटिक डक्ट बोलते हैं,
दोनों मिलकर के एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। देन बाइल डक्ट और पेनक्रियास की डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट का नाम होता है डक्ट ऑफ विर्जम, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। गॉल ब्लैडर की डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर के तो कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी, और फिर बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर के हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाएगी, जो कि ड्यूडेनम में खुलती है, जिसका रेगुलेशन स्फिंक्टर ऑफ ओडी के थ्रू होता है। अब स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास एक कंपाउंड मतलब मिक्स्ड ग्लैंड है, इलोंगेटेड ऑर्गन है, जो कि सिचुएटेड है बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम। यहाँ से याद रखना है, ड्यूडेनम का शेप पूछा जाता है तो ड्यूडेनम का शेप होता है सी शेप। अब हमारा पेनक्रियास कंपाउंड ग्लैंड है, तो इसको कंपाउंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरह से वर्क करता है। इसका एक्सोक्राइन पोर्शन एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, और इसका जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड से। तो हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो दो तरह से होता है, मैकेनिकली और केमिकल। सबसे पहले हमने खाना खाया तो वो बकल कैविटी में गया। हमारी बकल कैविटी दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है, पहला खाने को अच्छी तरह से चबाने का और दूसरा उसको निगलने का। फिर सलाइवा की हेल्प से हमारी टीथ और टंग फूड को अच्छी तरह से चबाने में और उसको मिलाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद सलाइवा का म्यूकस हेल्प करता है लुब्रिकेशन में और अडहेरिंग में। फूड पार्टिकल्स जो हैं हमारे, तो उसको सलाइवा में प्रेजेंट जो म्यूकस है वो उसको चिपकाने में हेल्प करता है। अब जब खाना म्यूकस से मिल गया है तो अब वो बन गया बोलस, और बोलस उसको जब तक बोला जाएगा जब तक वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में नहीं चला जाता। स्टमक में जाने के बाद वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन आप याद रखना, बोलस किसको बोलेंगे? हमने फूड पार्टिकल, हमने फूड लिया तो फूड पार्टिकल्स जब अच्छे से सलाइवा की हेल्प से म्यूकस में मिल गए तो उसको हम लोग बोलस बोलेंगे। देन बोलस आगे फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस में पेरिस्टालिसिस या डिग्लूटिशन प्रोसेस के थ्रू वो आगे बढ़ता है। मतलब हमारी जो ईसोफेगस है वो मस्कुलर ट्यूब होती है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है डिग्लूटिशन या फिर पेरिस्टालिसिस। देन फिर हमारा जो बोलस है वो ईसोफेगस से जाता है स्टमक में, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है फूड को स्टमक में जाते वक्त। मतलब कि जो एक गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये फिक्स करता है कि हम लोग जो फूड लिया, मतलब जो बोलस है, वो स्टमक में जाए और एक ही डायरेक्शन में काम करे। ऐसा नहीं कि स्टमक में बोलस चला गया और वापस ऊपर आ गया, नहीं। जैसे ही जो हमारा फूड है, बोलस है, वो स्टमक में गया तो उस वक्त ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है ये बंद हो जाता है। उसके बाद हमारी ओरल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन। उसके अलावा उसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैसे हम पहचानेंगे कि ये एंजाइम है या नहीं। तो जिस बायोलॉजी में जहाँ पर भी ASC लास्ट में लिखा हुआ होगा, सफिक्स ASC होगा, तो ये यूज़ होता है एंजाइम के लिए। जैसे अमाइलेज है, हम आगे भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइडेज, प्रोटीएजेज, लाइपेज, तो इन सब में ASC लग रहा है, तो ये एंजाइम को बता रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम में सलाइवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम। अब केमिकल प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का 30% जो स्प्लिटिंग है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है वो 30% कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है। अब देखते हैं लाइसोजाइम का वर्क। जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि इन्फेक्शन से बचाता है।
इन्फेक्शन होने से रोकता है। देन ये जो रिएक्शन दी हुई है, ये सारी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। स्टार्च पर गिरा सलाइवरी अमाइलेज, जब पीएच है 6.8 तो स्टार्च टूट के माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। तो हमने जो फूड लिया वो बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी के बाद फेरिंग से होते हुए ईसोफेगस में गया। अभी तक हम लोग फूड पार्टिकल जो हमने लिया उसको ईसोफेगस तक, ओरल कैविटी से ईसोफेगस तक बोलेंगे बोलस। बोलस के बाद जैसे वो स्टमक में गया और स्टमक में जाने के बाद वहाँ पर जो जूस है, जो HCl है, उसमें मिक्सअप होने के बाद उसको हम लोग काइम बोलेंगे। और हम लोग जो फूड खा रहे हैं, जो फूड हम लोग ले रहे हैं, वो स्टमक में स्टोर होता है 4 to 5 आवर्स तक। अब हम लोग मेन जो डाइजेशन का प्रोसेस है स्टमक से लेकर, तो हमने खाना खाया, बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी में वो सलाइवा में मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद वो बन गया बोलस। देन बोलस हमारा फेरिंग से ईसोफेगस में गया। अब ईसोफेगस तक उसको बोला जाएगा बोलस। जैसे ही वो स्टमक में आ जाता है और गैस्ट्रिक जूस में मिल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है काइम में। और हमारा जो स्टमक है उसमें फूड 4 to 5 आवर स्टोर रहता है। अब देखते हैं हम लोग स्टमक में किस तरह से डाइजेशन होता है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट लाइन हमको याद रखनी है, हमारी जो बकल कैविटी है उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, पर फैट और प्रोटीन, जब हमने अगर फैट और प्रोटीन वाली कोई डाइट ली तो वो ऐसी की ऐसी स्टमक में जाती है। स्टमक में जाने के बाद स्टमक में भी मेनली डाइजेशन प्रोटीन का होता है। तो देखते हैं हम लोग स्टमक को। स्टमक की जो म्यूकोजा सेल्स म्यूकोजा लेयर्स है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मेनली 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें नंबर 1 है हमारी म्यूकस सेल्स, सेकंड हमारी पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स, थर्ड है हमारी पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। हमारी म्यूकस सेल सिक्रीट करती है म्यूकस, पेप्टिक सेल्स हमारी सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। देन हमारी जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो सिक्रीट करती है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस गैस्ट्रिक जूस। HCl जो पेराइटल सेल ने रिलीज करा, इसी की वजह से हमारे स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक होता है, क्योंकि हमारा HCl हमको पता ही है ये एसिडिक है, जिसका pH 1.8 होता है। देन हमारे जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है, ये दोनों हमारे प्रो एंजाइम्स हैं। प्रो एंजाइम का मतलब है कि पेप्टिक सेल और या हमारी जो चीफ सेल्स हैं, इनसे जब ये रिलीज होते हैं तो ये एक्टिव नहीं होते, ये अभी डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इनको एक्टिव करने के लिए इनको ज़रूरत होती है HCl की। तो हमारा जो पेप्सिनोजन है, जब इसको HCl मिला तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में। तो हमारा जो पेप्सिन है वो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है हमारे स्टमक का। अब हम देखते हैं प्रोरेनिन। तो हमारा जो प्रोरेनिन है ये भी प्रो एंजाइम है, जब इस पे HCl गिरता है ये कन्वर्ट होता है रेनिन में, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। हमारा रेनिन जो है ये प्रेजेंट होता है अडल्ट के डाइजेशन के टाइम पर, रेनिन का कोई रोल नहीं है। ये जब न्यूली बॉर्न बेबी है उसके स्टमक में होगा प्रोरेनिन, जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारा जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो एसेंशियल होता है विटामिन B12 के अब्सॉर्प्शन के लिए। अब एक बार ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने खाना खाया, ओरल कैविटी में गया, उसके बाद वो बन गया बोलस, बोलस गया ईसोफेगस में, देन स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हमारा ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के बाद वो जाएगा जेजुनम में, इलियम में, देन रेक्टम एंड एनस से बाहर चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस है। बाइल आया हमारा गॉल ब्लैडर से, पेनक्रियाटिक जूस हमारा आया पेनक्रियास से, और इंटेस्टाइनल जूस तो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें होगा ही। अब देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या आता है। पेनक्रियाटिक जूस में हमारा ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज एंड न्यूक्लियस एंजाइम आते हैं। पेनक्रियाटिक जूस को हम लोग एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोल सकते हैं। और ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। इनको एक्टिव करने के लिए
हमको किसी और एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज किस तरह से अपने इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो हमारा जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ है पेनक्रियास से, इस पर जब एंटेरोकाइनेज एंजाइम गिरता है तब ये इसके एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ट्रिप्सिन जो है वो जितने भी अदर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है उनको एक्टिव करता है। जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन पर जब ट्रिप्सिन गिरा तो वो कन्वर्ट हुआ काइमोट्रिप्सिन में। देन हमारा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज पर जब ट्रिप्सिन गिरा वो कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पर। अब एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है ये एक्टिव तो करता है पेनक्रियाटिक जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन को, पर ये पेनक्रियाज में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से। म्यूकोजा जो कि इंटेस्टाइन की एक लेयर है, वहाँ से ये रिलीज होगा और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। देन हम देखते हैं हमारा जो बाइल है, बाइल जूस जो हमारा है, जो कि गॉल ब्लैडर से रिलीज हुआ, इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं जैसे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्टेरॉल होता है एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमको याद रखनी है कि बाइल में किसी भी तरह के एंजाइम्स नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। देन हमारा बाइल जो है वो हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में, फैट के इमल्सिफिकेशन में, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करने में, उसके छोटे छोटे मिसेल्स में, स्मॉल मिसेल्स उसको तोड़ने में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करता है। और बाइल लाइपेज जो एंजाइम है जो कि फैट को तोड़ने में हेल्प करता है, उसको भी एक्टिवेट करने का काम बाइल करता है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। अब हमारी जो इंटेस्टाइन म्यूकस एपिथेलियम है उसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं म्यूकस, देन सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकस प्लस सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस, जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक डाइसेकेराइड, एग्जाम्पल माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज एंड लाइपेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज ETC। अब यहाँ याद रखना है सेकेराइड वर्ड जहाँ है उसका मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। पेप्टाइड वर्ड जहाँ आ जाए उसका मतलब है प्रोटीन से रिलेटेड। लाइपेज ये हमारा फैट से रिलेटेड। तो हम अब अपने NCERT पर आ जाते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो म्यूकस है और पेनक्रियास से रिलीज बाइकार्बोनेट है, ये दोनों मिलकर के इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल लेयर है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं एसिड से। उसके साथ साथ अल्कलाइन मीडियम pH 7.8 प्रोवाइड करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। सब म्यूकोजल ग्लैंड, जिसको ब्रूनर ग्लैंड भी बोला जाता है, वो भी इसमें हेल्प करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ब्रूनर ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। तो अब NCERT की कुछ हमारी जो रिएक्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोजेस जो है, इन पर जब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इनमें से कोई भी एक एंजाइम अगर काम करेगा तो ये इसको तोड़ेगा डाइपेप्टाइड में। मतलब कि प्रोटीन, ये जो हमारे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं, ये वर्क करते हैं प्रोटीन को तोड़ने पर। देन कार्बोहाइड्रेट पर आते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड वर्ड है, स्टार्च है, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एंजाइम होगा अमाइलेज। ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको याद रखना है। अमाइलेज वर्ड यूज़ होगा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, तो हमारे पॉलीसेकेराइड को तोड़ने का काम करेगा डाइसेकेराइड में अमाइलेज एंजाइम। देन फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा लाइपेज एंजाइम, डाइग्लिसराइड में तोड़ेगा, फिर से लाइपेज एंजाइम आएगा और इसको मोनोग्लिसराइड में तोड़ेगा।
देन न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम वर्क करता है न्यूक्लिक एसिड पर, न्यूक्लियस एसिड पर न्यूक्लियस एंजाइम आया, उसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा, देन न्यूक्लियोसाइड में तोड़ा। तो ऊपर हमने जो ये भी रिएक्शंस पढ़ी जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन को तोड़ा डाइपेप्टाइड में, पॉलीसेकेराइड को तोड़ा डाइसेकेराइड में, फैट को डाइग्लिसराइड देन मोनोग्लिसराइड में, देन न्यूक्लिक एसिड पर जब न्यूक्लियस आया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। इन रिएक्शंस को और अच्छे से डाइजेस्ट कर उसको सिंपल फॉर्म में इस तरह से बदलना कि उसको डाइजेस्ट किया जा सके, ये काम करता है सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट एंजाइम्स। तो देखते हैं ये रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस अब स्टार्ट हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बायोमोलिक्यूल में भी आती है और केमिस्ट्री में जब हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं वहाँ भी इससे क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है। डाइपेप्टाइड पर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम गिरेगा और अमीनो एसिड में बदलेगा। अमीनो एसिड ये प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है, इसका मतलब अमीनो एसिड आपस में मिल करके चेन फॉर्म बनाएंगे और मतलब अमीनो एसिड मिला पेप्टाइड बनाया, पेप्टाइड से डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड ऐसे बनता गया और प्रोटीन बन गया। देन माल्टोज, माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम वर्क करेगा जो कि इसको तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। देन लैक्टोज, लैक्टोज पर लैक्टेज एंजाइम गिरा और इसको तोड़ा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। देन सुक्रोज पे हमारा सुक्रेज एंजाइम गिरा, उसको तोड़ा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। यहाँ आपको याद ये रखना है कि पेप्टाइड वर्ड मतलब प्रोटीन, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है अमीनो एसिड, और ये तीनों तो आपको याद ही रखनी है कि माल्टोज किस में टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज की 2 यूनिट्स में, लैक्टोज कहीं में किस में टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, देन सुक्रोज किस में टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। देन हमारा जो न्यूक्लियोटाइडेज है उस पर न्यूक्लियोटाइड्स जो है उस पर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम गिरा, उसको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट किया, न्यूक्लियोसाइड पर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आया, उसको शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट किया। देन हमारा जो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स हैं जो कि फैट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैट की छोटी यूनिट्स हैं, उस पर लाइपेज एंजाइम आया, उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी हमने ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन पढ़ा अभी ऊपर जस्ट, उन सब का जो ब्रेकडाउन है वो ड्यूडेनम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन है ड्यूडेनम वहाँ पर होता है, और उसके बाद इसकी जो सिंपल फॉर्म है वो एब्जॉर्ब होती है। जैसे ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए उसके बाद ये जेजुनम और इलियम रीजन में जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड है और अनएब्जॉर्बेबल है वो सब्सटेंस ऐसे के ऐसे ही पास होके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इम्पॉर्टेंट डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ वर्क्स हैं जो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, वाटर का मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करने में रोल होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो कि हेल्प करता है वेस्ट को चिपकाने में, मतलब अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स हैं उनको साथ में चिपकाने में, और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, एक इजी पैसेज प्रोवाइड करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्बेबल जो सब्सटेंस है जिसको हम फीकस बोलेंगे वो एंटर होता है सीकम में, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें एंटर होगा इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू। इलियोसिकल वॉल्व है ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, मतलब कि एक बार अगर जो फीकस है हमारा वो सीकम में आ गया तो वापस वो बैक फ्लो, वापस वो पीछे नहीं जा सकता है। इसको कंट्रोल करने का काम करता है इलियोसिकल वॉल्व। देन जो फीकल मैटर है वो रेक्टम में जाता है जहाँ पर वो टेम्परेरी स्टोर्ड होता है जब तक कि डेफिकेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो जाता। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल भी इनमें होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट पार्ट्स के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए
हमको जब कोई स्मेल आई तो उसकी वजह से, कोई अच्छा सा कहीं खाना बन रहा है उसकी स्मेल आई तो उसकी वजह से भी हमारी ओरल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो स्टिमुलेट हो सकती हैं, होती हैं, जिनकी वजह से सलाइवा सिक्रीट हो जाता है। उसी तरह से हमारी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट किया जा सकता है न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू, पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और मस्कुलर एक्टिविटीज़ डिफरेंट पार्ट्स की, उसकी वजह से भी एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज़्म। और ये जो न्यूरल मैकेनिज़्म है इसमें लोकल और सीएनएस के थ्रू ये जो मॉडरेशन हो सकता है। देन hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by local hormones produced by the gastric and intestinal mucus। मतलब कि डाइजेशन में जो हार्मोनल कंट्रोल है डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन का, वो कैरी होता है लोकल हार्मोन्स के थ्रू जो कि प्रोड्यूस होते हैं गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से। ये वाला पैराग्राफ वैसे आप एक बार तो स्टार्ट करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम लोग फूड से लेते हैं, और एनर्जी का मेज़रमेंट हम लोग जो करते हैं वो हीट एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। अब हीट एनर्जी के फॉर्म में क्यों करते हैं? क्योंकि हीट एनर्जी अल्टीमेट फॉर्म है सभी एनर्जीज़ का, जिसको हम लोग मेज़र करते हैं। मतलब कि हीट एनर्जी की जो यूनिट है वो कैलोरी या फिर जूल। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा इस पैराग्राफ में कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, और पूछा जाता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब ये बर्न होंगे इससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, मतलब इनकी फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ पूछी जाती है। ये मेन है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 1 कैलोरी का मतलब होता है जब हम लोग 1 ग्राम वाटर को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है, जो हीट एनर्जी उसको चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे 1 कैलोरी। फॉर एग्जांपल हमने 1 ग्राम वाटर लिया जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमको इसको हीट देनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो जब इसका टेम्परेचर 25 से 26 हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमें 1 कैलोरी होगी। पर ये बहुत ही टाइनी सा अमाउंट होता है, तो फिजियोलॉजिस्ट जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं किलो कैलोरी या फिर किलो जूल। इसकी डेफिनेशन भी इजी है कि जिस तरह से हम लोगों ने 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की उसको बोला कैलोरी। तो अब यहाँ पर 1 ग्राम की जगह हो जाएगा 1 केजी। 1 केजी वाटर को हम लोग जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे किलो कैलोरी। पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ लाइन्स जो आपको समझ में नहीं आती, जैसे कि यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलोरी एज द कैलोरी और जूल ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिनिस्ट, मतलब ये जो न्यूट्रिनिस्ट है यहाँ पर इसका मतलब है जो हम लोग हायर स्टडीज़ करते हैं, न्यूट्रिशन बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आती है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग लिखते हैं किलो कैलोरी और किलो जूल, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए किलो कैलोरी में जब कैलोरी हमने लिखा तो जो सी है वो हमने स्मॉल लिखा, किलो जूल में जो जूल का जे है वो हमने स्मॉल लिखा। लेकिन जब ये न्यूट्रिनिस्ट वाली बात आई तो यहाँ पर किलो कैलोरी को रेफर किया कैलोरी से, जहाँ पर जो ये सी है वो कैपिटल है और जूल का जो जे है वो कैपिटल है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिनिस्ट हैं वो लोग अपना टाइम बचाने के लिए किलो कैलोरी की जगह कैलोरी लिख देते हैं, लेकिन जो सी है उसको कैपिटल कर देते हैं, और किलो जूल की जगह जूल लिखते हैं जिसका जो जे है वो कैपिटल होता है। इसका ध्यान रखना है। वैसे ये क्वेश्चन बनने के कोई चांसेस नहीं है, और थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि जब हम लोग अगर न्यूट्रिशन बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है। केमिस्ट्री में बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आप लोग किलो कैलोरी को अगर सी कैपिटल लिखा है तो उसको कैलोरी समझ लो, ऐसा नहीं है। ये बायो की चीज़ बायो में ही रखनी, इसको केमिस्ट्री में मिक्स नहीं करना है। वहाँ हम लोग SI यूनिट्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं करना है कि
किलो जूल लिखा है उसको जूल लिखा है तो आप मान लो कि ये जूल है, ऐसा नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा मेटल का बॉक्स सा होता है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है, जो कि फूड को ऑक्सीडाइज करता है और हमको हीट की फॉर्म में उसमें जो हीट निकलती है तो बहुत सारी एनर्जी हीट निकलेगी तो एनर्जी हमको मिलेगी। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो एनर्जी हमको मिलती है वो हमारी जो बॉडी है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका काम है केवल और केवल फूड को उस जो फूड है जो कैलोरी उसको बर्न करना और उससे एनर्जी देना, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। आप समझ गए होंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम फूड को कंबशन मतलब उसको पूरा अच्छे से उसको बर्न करने में उसको बर्न करेंगे, उसके बाद जो हमको हीट मिली, जो एनर्जी मिली, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनर्जी या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। पर एक्चुअल अमाउंट जो हमारी बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 1 ग्राम फूड को बर्न करने में जो एनर्जी हमको मिल रही है उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू। यही हमको ये याद रखना है कि ग्रॉस वैल्यू कितनी है फूड की और फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू हमारी होती है 1 ग्राम फूड जब हमारी बॉडी में बर्न होगा तो उससे हमको कितनी एनर्जी मिल रही है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो अब देखते हैं हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस वैल्यू होती है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न करने, जब हम इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न करेंगे तो ये हमको 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वहीं जब हम लोग प्रोटीन को बर्न करेंगे 1 ग्राम प्रोटीन को तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी 5.65 किलो कैलोरी। और जब फैट को बर्न करेंगे 1 ग्राम फैट को बर्न करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी 9.45 किलो कैलोरी। पर जब हम लोग फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का सिर्फ काम क्या है, जो फूड उसमें डाला उसको ऑक्सीडाइज करके हमको एनर्जी देना। लेकिन जब हम लोग हमारी बॉडी में आते हैं तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो ऑक्सीजन सिर्फ उसका ये काम नहीं है कि वो फूड को बर्न करेगा, उसके और भी काम होते हैं। तो इसीलिए यहाँ हमको जो वैल्यू है वो कम मिलेगी एज कंपेरिजन टू बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हमारा फिजियोलॉजिकल वैल्यू की जब हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन की होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट की होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन जो आता है वो ऑर्डर पूछते हैं ग्रॉस वैल्यू की और फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की। तो ये वैल्यूज़ हमसे पूछते हैं तो हम लोग ये लिख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगी फैट खाने से, देन प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट। ग्रोस में भी यही है और फिजियोलॉजिकल वैल्यू भी यही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि किसकी एनर्जी कितनी है। जैसे कि ग्रोस वैल्यू में जब हम लोग फैट की बात करते हैं तो वो है 9.45, वहीं जब फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो वो हो जाता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। जब प्रोटीन की बात करते हैं तो ग्रोस वैल्यू इसकी 5.65 और फिजियोलॉजिकल इसकी 4। देन कार्बोहाइड्रेट की जब बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की हमारी ग्रोस वैल्यू 4.1 किलो कैलोरी, वहीं जब फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो वो है 4 किलो कैलोरी। तो हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वाला जब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सारी टर्म्स आती है। तो इन टर्म्स को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं किसका मीनिंग क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट हमारा 2 तरह से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमारा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन
की तरफ जाएगा। वहीं पर जब हम लोग एक्टिव की बात करते हैं तो ये हमारा लो टू हाई जाएगा। यही मैंने इसमें लिखा हुआ है कि पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमारा, वहीं एक्टिव की बात करें तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देन हमारा पैसिव वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट जाएगा और एक्टिव वाला हमारा लोअर टू हायर जाएगा। अब पैसिव वाले में पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 तरह से होता है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में हमारा, इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमने एक कंटेनर लिया जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये ली। इसमें ए वाला और बी वाला देखो, ए वाले में जहाँ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बी वाले में कंसंट्रेशन कम है, तो ए से बी की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे अपनी हायर टू लोअर। तो यहाँ किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जब सोल्यूट पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। देन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में भी होता यही है कि मॉलिक्यूल्स अपनी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पर मूव करने वाला पार्टिकल सॉल्वेंट होता है, ना कि सोल्यूट। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, बायो में भी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज क्या कर जाते हैं, हम लोग को ये तो याद रह जाता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, पर ये याद नहीं रहता कि कहाँ पर क्या मूव कर रहा है। तो वही हमको ध्यान देना है कि सिंपल डिफ्यूजन में तो सोल्यूट मूव करता है, वहीं जब हम लोग ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया, ये उसमें हमने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई और यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर के, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। याद रखना है, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे ऑस्मोसिस में तो, और सोल्यूट पार्टिकल मूव करेंगे सिंपल डिफ्यूजन में। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल जाएंगे तो अपनी अभी भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पर इन लोगों को ये ऐसा नहीं है कि अपने आप से नहीं जा सकते, इनको किसी की ज़रूरत होती है, तो वो जो ज़रूरत पूरी करने के लिए आते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन पर बैठ गया मॉलिक्यूल और उस पर बैठ कर के वो आसानी से जहाँ उसको जिस सेल में जाना है वहाँ चला जाता है, फिर वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ये लिखा हुआ है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अब देखते हैं फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फैसिलिटी किसकी? कैरियर प्रोटीन की। पर यहाँ पर हमें खर्चा करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को अगर अंदर जाना है तो उसको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। ये यहाँ पे मतलब है कि जैसे हम देख सकते हैं, इसमें डेफिनेशन है व्हेन ट्रांसपोर्ट अकर विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन बाय स्पेंडिंग एनर्जी। मॉलिक्यूल यहाँ अपनी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा। इसका आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके मार्क्स है 20, ठीक है, और आपको मार्क्स लाने हैं 100। अब आप कम पे हो, ज़्यादा पे जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये जो हार्ड वर्क है ना हमारा, ये हार्ड और मेहनत करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी होती है? अच्छे टीचर्स की, अच्छे मटेरियल की। तो वो जो मटेरियल हो गया, वो टीचर्स हो गए, वो आपके क्या हो गए? कैरियर, जिसकी हेल्प से आप लोग 100 मार्क्स पर पहुँचोगे। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन को। अब एनसीईआरटी से देखते हैं अब्जॉर्प्शन क्या है। हम लोगों ने जो फूड लिया उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद अब वो जब ब्लड और लिम्फ में जा रहा है तो वो प्रोसेस है अब्जॉर्प्शन का। तो हमने जब फूड को लिया तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स है वो ब्लड और लिम्फ में गए, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के ब्लड और लिम्फ में गए। यहाँ ध्यान ये रखना है ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड में हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा और लिम्फ में हमारा फैट जाएगा।
ठीक है। और ये जो प्रोसेस हमने देख ही लिया, पैसिव होता है, एक्टिव होता है और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। मतलब एक्टिव को ही हम लोग फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, वो यहाँ बोला गया है। इसमें ध्यान ये रखना है कि कौन से मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन से जाएंगे, कौन से फैसिलिटेड से जाएंगे और कौन से एक्टिवली जाएंगे। तो पढ़ते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन जनरली absorbed by simple diffusion। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये जाते हैं, मतलब अपनी सिंपल डिफ्यूजन में मैंने बताया ही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और कुछ सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं हेल्प ऑफ द कैरियर आयंस लाइक सोडियम आयन, जो हमने फैसिलिटेड डिफ्यूजन में पढ़ा है कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पर हमें रिक्वायरमेंट होगी एक कैरियर प्रोटीन की। तो यहाँ पर ये कैरियर एक आयन है, जिसे सोडियम आयन, ठीक है, वही लिखा है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमने पढ़ा ही है कि किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। वही यहाँ लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वही है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें हमको लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाना होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला जो है बात वो ये है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड, मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, किस मैकेनिज्म के थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब यहाँ पे कंफ्यूज आप कर सकते हैं कि ग्लूकोज हमको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी दिया हुआ है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी दिया हुआ है। तो ये हमको ये दोनों जगह आता है, क्योंकि सारा का सारा ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर केवल पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जाता है। कुछ ग्लूकोज जाता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और कुछ ग्लूकोज हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट हमको याद रखना है कि फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको देखते हैं। हमारे जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, इसकी वजह से ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ये पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जिनको मिसल्स बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जाते हैं और वहाँ पर ये फिर से काइलोमाइक्रोन बनाते। काइलोमाइक्रोन का मतलब होता है, काइलोमाइक्रोन जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं एंटेरोसाइट में, एंटेरोसाइट की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में। एंटेरोसाइट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स है। साइट वर्ड का मतलब होता है सेल, तो एंटेरोसाइट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स है उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER और गोल्जी बॉडी में हमको काइलोमाइक्रोन्स मिलते हैं। काइलोमाइक्रोन्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड, इसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है और इस पूरे मॉलिक्यूल को मिलाकर के बोला जाता है काइलोमाइक्रोन, ठीक है। तो हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो मिसेल्स है वो गए इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, वहाँ जाके काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट हुए। फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फ वेसल में, न कि ब्लड वेसल में। लिम्फ वेसल जिसको हम बोलते हैं लेक्टियल्स, लिम्फ वेसल में ट्रांसपोर्ट होते हैं काइलोमाइक्रोन। तो बाद में ये जो लिम्फ वेसल्स है ये अल्टीमेटली जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उनको ब्लड स्ट्रीम में डाल देती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसकी समरी जो नीचे दी हुई है उसको देख लेते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का अब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि हमारे माउथ में कुछ ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है। हम लोग जो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती है उसे ड्रॉप के फॉर्म में हम लोग को दी जाती है, तो उन दवाइयों का जो अब्जॉर्प्शन है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है। देन स्टमक में वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर का अब्जॉर्प्शन होता है और अल्कोहल का होता है।
अल्कोहल, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन स्टमक में ही हो जाता है, तभी तो पीते ही नशा चढ़ जाता है। तो उसका रीज़न है कि जैसे स्टमक में गया वहीं से सीधा एब्जॉर्ब हुआ और नशा चढ़ गया। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सब चीज़ का अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और द डाइजेशन इज completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol, amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph. मोस्टली सब चीज़ों का absorption हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन रोल होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में। ये क्वेश्चन पूछते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का, वाटर हम लोग को यहाँ भी दिया है और वाटर का एब्जॉर्प्शन हमें स्टमक में भी दिया है, पर जब आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन और लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा उसका सही आंसर होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेन वर्क है ये वाटर एब्जॉर्प्शन का। कुछ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ड्रग्स का भी, एज वेल एज यहाँ पर कुछ विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो फाइनली जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो ब्लड से टिश्यू में जाते हैं और वहाँ पर उनको यूटिलाइज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो ये जो यूटिलाइज़ किया हमने एनर्जी को, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, अब डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाई होके रेक्टम में जाएगा और फिर वहाँ से हम लोग को जब न्यूरल सिग्नल मिलते हैं जिसकी वजह से एनल की ओपनिंग होगी और डेफिकेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। और यहाँ पर जब रेक्टम से जो वेस्ट मटेरियल है उसका आगे की तरफ बढ़ना, ये पेरिस्टालिक मूवमेंट इसको बोला जाता है। करते डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आना मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री डिसऑर्डर है जो कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसके साथ साथ ये इंटेस्टाइन के पैरासाइट लाइक टैपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म की वजह से भी हमको देखने को मिलता है। अब देखते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है जॉन्डिस की वजह से, तो इसका आंसर है हमारा लिवर। जॉन्डिस में लिवर अफेक्ट होता है जिसकी वजह से स्किन और आइस का कलर हमें येलो दिखाई देने लगता है। किसकी वजह से? बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से। द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आइस टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। अब देखते हैं वॉमिटिंग। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। मतलब कि स्टमक में जो कंटेंट हमने फूड लिया तो जब वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और माउथ के थ्रू बाहर आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉमिटिंग। और ये कंट्रोल होता है वॉमिट सेंटर जो कि मेडुला में प्रेजेंट है, उसके थ्रू कंट्रोल होता है। और वॉमिटिंग से पहले हमको उस टाइम पे बेचैनी सी फील होती है, वो यहाँ लिखा हुआ है अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, देन डायरिया। Abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea। और डायरिया की वजह से absorption जब अच्छे से नहीं हो पाता है तभी डायरिया होता है। वॉमिटिंग, डायरिया, ये दोनों तो आपको पता ही है। देन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में in constipation the fecus are retained within the rectum as the bowel movements occur irregularly। जब बॉल मूवमेंट इरेगुलर हो जाते हैं और डेफिकेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। जो फीकल मटेरियल है, फीकल सब्सटेंस है, वो रेक्टम में ही जमा रहता है और बाहर नहीं आ पाता है, तो उस प्रोसेस को उस डिसऑर्डर को बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। देन इंडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। The cause of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food। मतलब कि indigestion हो सकता है जब एंजाइम का सिक्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा हो, एंजाइटी की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, ओवर ईटिंग और
स्पाइसी फूड खाने की वजह से हमको इंडाइजेशन हो सकता है। इंडाइजेशन का मतलब है जब हमको भरा भरा बहुत ऐसी फीलिंग आती है कि पेट भरा हुआ है, जबकि खाया हमने नहीं है पर हमको ऐसा फीलिंग हो रही है कि पेट अभी भरा हुआ है या प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे हमको इंडाइजेशन, उस वो जो हम लोग की कंडीशन है उसको बोलेंगे हम लोग इंडाइजेशन। दो डिसऑर्डर और इम्पोर्टेंट हमारे लिए, मेरास्मस और क्वाशियोर्कर। तो मेरास्मस जो डिसऑर्डर है वो प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कॉमनली इन्फेंट्स जो कि 1 साल से अंदर वाले हैं उनमें देखने को मिलता है। इडीमा इनमें एब्सेंट होती है, मतलब कि स्वेलिंग, जब टिश्यू में एक्सेस फ्लूइड बढ़ जाता है उसकी वजह से पफीनेस आ जाती है, उसमें फूल जाते हैं वो, उसको बोलते हैं इडीमा। देन इनमें जो रिब्स है वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब बहुत उभरे हुए से दिखाई देते हैं। और जो मेरास्मस के इन्फेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है एक सही अमाउंट में प्रोटीन की, फैट की और कार्बोहाइड्रेट की। जो अंडरलाइन किए हुए हैं उन्हीं से मेनली क्वेश्चन आता है। बाकी ये जो 10 डिफरेंस है, जो 10 इनके सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाशियोर्कर, ऐसे चिल्ड्रंस जिनकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, देन इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ एंड 3 years ऑफ एज। एडिमा इज प्रेजेंट, मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें इनमें। इन लार्ज फैटी लिवर, रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। और इस तरह के जो पर्सन हैं उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोर्कर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसमें भी जो अंडरलाइन किए हुए हैं उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी 10 ये कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों क्वाशियोर्कर और मेरास्मस की दी हुई है, आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।